नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com का खास कार्यक्रम आशुतोष के बाद में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं। हम उसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके। आज हम दरअसल बातचीत करना चाहते हैं इजराइल हमास के मसले पर और उसके मुतल्लिक भारत की विदेश नीति और भारत के रिस्पॉन्स पर। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इजराइल पे एक बड़ा हमला हमास ने आतंकवादी हमला किया और सैकड़ों लोगों की जान ले ली है। उसके बाद से इजराइल ने हमास पर तगड़ा हमला किया है। इस वक्त पूरी दुनिया की चिंता इसी बात को लगी हुई है कि जिस तरीके से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक इस जंग में हो चुकी है, उसका हासिल क्या होने वाला है। क्या इसमें इसी तरीके से लोगों की जानें जाती रहेंगी और दुनिया के नक्शे पर दूसरे बड़े महत्वपूर्ण देश यूं ही देखते रहेंगे। भारत ने फौरन इस घटना की निंदा की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत भी की और साथ ही साथ इजराइल में जो भारतीय है उनको लाने के लिए ऑपरेशन अजय भी लॉन्च किया है। लेकिन इन सब के मसले पर एक सवाल बड़ी गंभीरता के साथ खड़ा हो रहा है। वो सवाल इस बात को लेकर ये है कि ये आरोप लगाया जा रहा भारत की विदेश नीति के ऊपर कि वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है और जो दशकों से भारत की जो फिलिस्तीन के प्रति हमदर्दी थी उससे कहीं थोड़ा सा दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा। लेकिन सवाल ये भी है कि हमास ने जिस तरीके से का शैतानी हैवानियत भरा काम किया है, क्या उसके साथ खड़ा भी हुआ जा सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एम्बेसडर केसी सिंह साहब, जो ईरान और यूएई में भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं, देश के जाने माने डिप्लोमेट्स और बहुत ही सम्मानित राजनयिक रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एम्बेसडर केसी सिंह साहब। ये जिस तरीके से भारत ने रिएक्ट किया है, प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा कि वो इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े और इस घटना की निंदा करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारत की दोनों बड़ी पार्टियां अगर लें, बीजेपी और कांग्रेस, मैं समझता हूं कि दोनों के जो विचार उन्होंने पब्लिक में आए हैं वो सही नहीं है। कांग्रेस ने सिर्फ फलस्तीनियों की बात की है, प्रधानमंत्री ने सिर्फ आतंकवाद की बात की है। ये मुद्दा ना सिर्फ फलस्तीन का है ना आतंकवाद का है। ये बड़ा पुराना मुद्दा है जो अरबों का जो उनकी जमीन थी 1948 में जब उसका बंटवारा हुआ, तो हिंदुस्तान ने जब उस यूनाइटेड नेशन में जब वो मुद्दा उठा रेजोल्यूशन पे, हमने उसका समर्थन नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया कि उस टाइम के जो हिंदुस्तान के नेता थे, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, वो सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की वोट देख रहे थे। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि हम अभी अभी आजाद हुए थे 1 साल पहले, और ये इनकी सोच थी ये वही कॉलोनियल शक्ति है जिसने हिंदुस्तान पे राज किया, जिसने हिंदुस्तान का बंटवारा किया और अब आके वो फलस्तीन का बंटवारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर, क्योंकि हिंदुस्तान में भी हमने 2 नेशन थ्योरी जो बनी थी कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग बनेंगे, उसको नकारा था। उसको कहा था 2 नेशन नहीं है, आपने बनाना आप बनाइए, हिंदुस्तान सबका देश है, सारे धर्मों का देश है, सेकुलर देश है। तो उस विचारधारा करके इन्होंने इसकी मुखालफत की कि धर्म के आधार पर अगर आप देश बनाओगे तो झगड़ा बढ़ेगा। और ये बात सही रही। हम देख रहे हैं उस समय का चल रहा है, 2 बड़े युद्ध लड़ लिए उन्होंने 1967 में, 73 में, और ये झगड़ा चलता रहा। लेकिन 2001 के बाद, और मैं ये समझता हूँ कि 1990 के बाद 10 साल बड़ी कोशिश की अमेरिका ने भी की। जब रूस टूट गया, रूस का समर्थन इनको मिल रहा था फलस्तीनियों वगैरह को, वो नहीं रहा। और हिंदुस्तान ने भी उसी टाइम 1992 में, मैं डायरेक्टर वाना था, मैंने एक कैबिनेट नोट लिखा जिसके आधार पर फिर ऊपर गया और जल्दी से हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ 1992 की जनवरी में बनाए। लेकिन वो इसलिए बनाए क्योंकि उस समय एक शांति करने का एक आंदोलन चल पड़ा था जिसको मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो अमेरिका की ये सोच थी कि अब रूस नहीं रहा,
रूस मिलके चलेगा हमारे साथ, अब दुनिया के दो बड़े ग्रोह नहीं रहे, अमेरिका सबसे शक्तिशाली निकल आया, रूस टूट गया, तो उन्होंने कहा कि ये मौका है जबकि इसका फैसला हो सकता है। तो वो चला, मैड्रिड से चला। हमारे को भी ये बोला गया कि आपको तब बुलाएंगे हम कॉन्फ्रेंस के अंदर अगर आप इजराइल के साथ संबंध रखेंगे, क्योंकि हम किसी ऐसे देश को नहीं बना रहे जिसके दोनों के साथ संबंध नहीं है। तो हमने इसीलिए फिर रिलेशनशिप, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कर लिए। लेकिन उसके बाद रिश्ते तो हमारे इजराइल के साथ बढ़ते गए, लेकिन कोई प्रधानमंत्री, वाजपेयी साहब भी बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, वो भी इजराइल नहीं गए, क्योंकि ये था कि जब तक फैसला नहीं होता, ठीक है रिश्ते हम रखेंगे, आन जान बना रहेगा, रिश्ते बढ़ाएंगे, लेकिन जब तक फलस्तीन का फैसला नहीं होता तब तक ठीक नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जाए। अब प्रधानमंत्री मोदी ने ये जो पुरानी एक रवायत थी वो तोड़ दी। सिर्फ ना कि वहां गए, एक तरह से समुंदर के तट पर खड़े होके बिल्कुल नेतन्याहू के साथ एक दोस्ती का एक दर्शक दिया कि ये बहुत ज्यादा दोस्ती दोनों नेताओं के बीच में है। चलो होनी चाहिए, नेताओं के बीच में दोस्ती अच्छी बात है, लेकिन उसमें यह हुआ कि ये दोस्ती फिर इस बात से हट गई कि क्या फलस्तीनियों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं। 2001 के बाद अमेरिका का भी दिमाग उधर से हट गया, 9/11 का अटैक हुआ, अफगानिस्तान में आ गए, इराक में चले गए, लड़ाइयां बढ़ती गई, फलस्तीन से सबका जो ध्यान था वो हट गया। और ओस्लो अकॉर्ड्स के बाद एक सरकार पैलेस्टाइन की बना दी रमाल्ला में, जो वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं, गाजा नीचे है, वेस्ट बैंक इधर है, दो हिस्से में है वो। तो ये दो हिस्से में बंट गया। और 2006 के बाद जब इलेक्शन हुई गाजा में, तो जो फतह की पार्टी थी यासर अराफात की, वो हार गई और हमास वहां जीत गया। अब उसके बाद इजराइल की कोशिश यही रही है कि ये बटे रहें। अगर फलस्तीन बटे रहेंगे, क्योंकि ये वाले थोड़े जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी वाले हैं ये मिलके चलते हैं इजराइल के साथ, और गाजा वाले थोड़े खाड़कू हैं, तो वो फिर ये बढ़ता गया, जिसमें कि उसको एक तरह का उसकी दीवार बना दी, चारों तरफ फेंस बना दी, दो गेट हैं, एक इजराइल में खुलता है, एक मिस्र में खुलता है। तो वो लोग काम वाम करके फिर दोबारा एक तरह की ओपन जेल है, 140 स्क्वायर माइल की, ये एक ओपन एयर जेल हो गई, जिसमें रात को वहीं सोते हैं, उनके बॉर्डर बंद हो जाते हैं, दिन को निकल आते हैं। अब गलती इसमें नेतान्याहू ने क्या की कि उन पे इल्जाम, करप्शन के बड़े सीरियस इल्जाम लगे हुए थे। उन्होंने जब जनवरी में दोबारा अपनी कोलिशन बनाई, तीन चार बार इलेक्शन हुई इजराइल में, लेकिन वो वहां पे इतनी पोलराइजेशन हुई है कि जिसने नेतन्याहू को वोट डालना उसको डालना है, जिसने दाहिने पक्ष को डालना है उसको डालना है, सेंटर वोट, वो उस लिमिट के बीच किसी एक पार्टी की सरकार नहीं बन पाई। इन्होंने जो गठजोड़ की सरकार बनाई उसमें ऐसे पार्टियां अंदर ले आए जो कि बिल्कुल दाहिने ओर की एक्सट्रीम राइट विंग है। उसमें बेन गवीर है, जिनकी पार्टी जो एंटी अरब है, जिन पे इल्जाम भी लगा, केस भी बना कि ये दुश्मनी बढ़ा रहे हैं दोनों के बीच में। उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अल्ट्रा नेशनलिस्ट पार्टी से हैं। ये पार्टियों ने और एक मुद्दा ये था कि वहां की जुडिशरी, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, उसको कंट्रोल करो। तो उसका नेतन्याहू का खुद का ये था कि क्योंकि जजों ने इनके पीछे पड़े हुए हैं करप्शन पे, तो इसलिए ये इसकी समर्थन में थे। जो दक्षिण, जो राइट विंग के, एक्सट्रीम राइट विंग के लीडर हैं, वो चाह रहे हैं कि इजराइल की कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें, इस इजराइल में उसमें ऐसी तब्दीलियां ला दें जिसमें एक तरह की एक एक्सट्रीम जूइश स्टेट बन जाए, रिलीजन बेस्ड, जिसमें जो अरब या नॉन जू है उसके कोई अधिकार ना हो। तो इस डायरेक्शन में इजराइल को ले जाना इन्होंने शुरू कर लिया। उसके दरमियान वो फिर लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किए। वो प्रोटेस्ट के अंदर वो भी लोग आए। आपको पता है इजराइल की आर्मी जो है स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, उसमें रिजर्व फोर्स ज्यादा है, जो अपने कामों पे लोग चले जाते हैं, जब जरूरत होती है तो रिजर्विस्ट को बुलाते हैं। जब अब भी आपने देखा होगा 3 लाख आदमी उन्होंने जो रिजर्व में हैं उनको वापस बुलाया। वो अपनी नौकरी छोड़ के फिर आ जाते हैं जब कोई ऐसा मौका हो, जब लड़ाई लगी या कोई संकट आए इजराइल पे। तो वो लोग, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि आप ये काम मत करो, जो लोग रिजर्विस्ट हैं, जो जिनको कल को हमने फौज में बुलाना है, वो भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन पे भी असर पड़ रहा है। वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है शिन बेत,
उसके डायरेक्टर ने कहा कि अगर आप ये अत्याचार जो बढ़ा रहे हो फिलिस्तीनियों पे वेस्ट बैंक में, सेटलर जो आपके हैं, आप और सेटलमेंट कर रहे हो और जगह अपनी जमीन रोक के उस पर मकान बना रहे हो, और जो कोई आपको रोकता है उसको पीटते हैं, वो मारते हैं, तो इससे आप आतंकवाद फलस्तीन का बढ़ाओगे। उसकी भी बात नहीं सुनी। तो ये बात चलती रही। मैं ये नहीं कह रहा कि हमास ने जो किया वो ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये धमाका क्यों हुआ। धमाका होने का आमतौर पे ये इजराइल को पता होना चाहिए था कि अगर ऐसा हम व्यवहार करेंगे तो इसका नतीजा गलत होगा। गलती इनकी क्या हुई कि हमास ने बड़ी तैयारी करके इनका ऐसा बेवकूफ बनाया, क्योंकि इन्होंने फेंस बनाई हुई है गाजा के आसपास, उसमें मशीन गनें लगाई हैं जो ऑटोमेटिकली रिमोट कंट्रोल से चलती हैं, जगह जगह कैमरे लगाए हैं। तो हमास ने, उनके पास देखो टेक्नोलॉजी बदल गई है, उनको समर्थन है, ईरान का समर्थन है, ईरान के पीछे रूस का भी समर्थन होगा। अब यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है उसमें जो ड्रोन जा रहे हैं, जो बम गिराते हैं, वो ईरान से जा रहे हैं। तो इन्होंने 2-3 चीजें ऐसी की, ड्रोन से आके एक बम ऐसी जगह पे फेंके, 1-2 जहां पे इनके सैटेलाइट डिश लगी है, जिससे ये कम्युनिकेशन पूरा चलता है, और कैमरे और मशीन गनें रिमोटली जो कंट्रोल होती हैं। अब जो वो टूट गया इनका, जब सैटेलाइट डिश टूट गई और कम्युनिकेशन सेंटर टूट गया, तो इनके जो कंट्रोल रूम में दूर बैठे थे उनके कैमरे बंद हो गए, उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। उसके बीच इन्होंने जगह जगह फेंस तोड़ के 2-3 हजार आदमी अंदर आके मार मराया इन्होंने शुरू कर दिया। अब ये तो बात बिल्कुल हमास के बरखिलाफ जाती है कि आपने लड़ाई करनी होगी फौज से करो। 200-300 तो फौजी मार दिए जिनको पता नहीं था, कई तो सोए हुए थे। लेकिन बच्चों को, जनानियों को, आदमियों को सेटलमेंट्स में आके मारना, और ये जो सेटलमेंट्स हैं गाजा के आसपास, ये पुरानी सेटलमेंट्स हैं, क्योंकि ये एरिया पुराना इजराइल के पास था। लेकिन वेस्ट बैंक की जो सेटलमेंट्स है वो नहीं है, तो इसलिए बड़े पुराने चल रहे हैं घर जो यहाँ पे बने हुए हैं, काफी कुछ नए भी बनाए हैं इन्होंने। तो वो जो मार मराया किया, उससे जो दृश्य आगे आ रहे हैं, उससे ग्लोबल ओपिनियन सारा हमास के खिलाफ हो गया। अब उसमें अगर भारत के प्रधानमंत्री खड़े होके कहते हैं हमारा समर्थन इजराइल के साथ है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन उसको बैलेंस करना चाहिए। अगर आप सिर्फ ये कहते हो तो ये हो गया कि ये आतंकवाद है, हमास का आतंकवाद है, मुसलमानों का आतंकवाद है, उसका जो असर है वो हिंदुस्तान में भी पड़ता है। अब इलेक्शन होने वाली हैं, तो इसलिए, और इसका जो हमारे डायस्पोरा है, हिंदुस्तानी लोग बाहर रह रहे हैं, उनमें भी तू मैं ना, सबसे ज्यादा सपोर्ट इजराइल की जो राइट विंग हिंदुत्व ब्रिगेड बाहर है, कनाडा में, अमेरिका में, उनसे आ रहा है। अच्छा, अब उन्होंने बीच में वहां सिखों से झगड़ा शुरू किया, औरों से झगड़ा शुरू किया कि तुम इनका, और सिख भी उसमें बेवकूफी की बात है जो सीधा कहते हैं कि नहीं फलस्तीन की सपोर्ट करते हैं। देखो, इसमें किसी एक पक्ष की आप सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको एक बैलेंस्ड व्यू लेना होगा। बट एम्बेसडर सिंह साहब, ये जो प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है उसमें उन्होंने हमास का नाम नहीं लिया है, सिर्फ ये कहा कि वो आतंकवादी घटना की निंदा करते हैं और इस दुख के इस पल में वो इजराइल के साथ हैं। कहीं ना कहीं भारत सरकार भी हमास का नाम लेने से बच रही है या हमास की निंदा करने से बच रही है? देखो, ये तो समझ में, जब आप कहते हो कि ये आतंकवादी है और हमास ने किया, नाम लो या ना लो, वो आता तो हमास पे है। लेकिन अगर साथ ही साथ आप ये नहीं कहते कि ये जिन्होंने किया है वो सारे फलस्तीनी नहीं है और सारे फलस्तीनी हमास नहीं है, अगर उसके साथ आप दूसरी बात नहीं करेंगे, तो उससे अंदाजा यही लगेगा कि आप इन सबको एक डब्बे में डाल रहे हो कि सारे के सारे फलस्तीनी सिर्फ इसकी निंदा नहीं कर रहे, इनके साथ जुड़े हुए हैं सीधे तरीके से या टेढ़े तरीके से। तो वो समर्थन करने के समय उसको बैलेंस करना जरूरी होता है। अब ये सरकार की तरफ से ये आ रहा है कि विदेश मंत्रालय का जो उनकी जो स्टेटमेंट आएगी उसमें ये बैलेंस होगा। लेकिन लोग भी ये कह रहे हैं कि इतने दिन हो गए विदेश मंत्रालय से तो कोई स्टेटमेंट आई नहीं। आमतौर पे विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट पहले आती है, उसके बाद प्रधानमंत्री की स्टेटमेंट या उस लेवल पे होगी। तो इसलिए अब हिंदुस्तान उस एक ग्रुप के साथ गिना जा रहा है कि ये अमेरिका के कॉर्नर में है। अगर आप अरब देश भी देखो, सऊदी अरेबिया पीछे हट गया है, इमरात ने हाँ इसकी निंदा की है, बहरीन ने निंदा की है। ये दो देश अब्राहम अकॉर्ड्स में थे। देखो, इस झगड़े, इस हमास के
ये सोचा जा रहा है कि इस समय क्यों किया हमास ने ये। अब उसका एक ही नतीजा निकाला जा रहा है कि क्योंकि अमेरिका कोशिश कर रहा था अब्राहम अकॉर्ड्स के साथ कि सऊदी अरेबिया, यूएई को तो उन्होंने मना लिया, बहरीन को मना लिया, सऊदी अरेबिया को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप सुलह कर लो इजराइल के साथ। और इनको जो बड़े देश हैं, इनका एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, एक नया नक्शा, जिसमें वो देश इजराइल के साथ हो जाएं जो अमेरिका के पक्ष के हैं, और ईरान और ऐसे देश जो ईरान के साथ हैं वो अलग रह जाएं। तो ये एक नया ग्रुप बना रहे थे अमेरिका वाले। इस अटैक के बाद वो जितनी कोशिश थी वो बिल्कुल रद्द हो गई, क्योंकि अब जितनी मार मरैया गाजा में होगा, इजराइल कह रहा है हमने हमास को खत्म कर देना है, अब उसको एक दो दिन में तो खत्म नहीं हो सकता। और बीच में 20 लाख आदमी जो सिविलियन है वहां का, वो फंसा हुआ है। अब सारे 20 लाख तो हमास है नहीं, उसमें बच्चे भी हैं, 1/3 उसमें 15 साल से कम उम्र के हैं। तो इस एरिया में अगर आप बिजली बंद कर देंगे, पानी बंद कर देंगे, खाना नहीं जाने देंगे, तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने भी कहा कि एक आप कॉरिडोर खोलिए जिसमें कम से कम जो लोग बाहर निकलना चाहते हैं वो निकल सकें, खाने पीने का सामान उनको जा सके। लेकिन इजराइल को गुस्सा इतना है क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा उन पे अटैक, यौम किपर की लड़ाई के बाद 50 साल पहले इनका नुकसान हुआ था, इतना बड़ा नुकसान कभी लड़ाई में नहीं हुआ उनका। बट एम्बेसडर सिंह साहब, मैं आपने अब्राहमिक अकॉर्ड का जिक्र किया, मैं अपने हिंदी के दर्शकों को बता दूं, दरअसल पिछले दिनों खाड़ी के कुछ देशों ने, जिसमें यूएई है और बहरीन है, कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने इजराइल के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश की है, और उसके तहत मोरक्को और सूडान को भी लाने की कोशिश की गई है, और सऊदी अरेबिया को भी लाने की कोशिश की है। तो ये एक अकॉर्ड है, जैसा कि पहले माना जाता था कि खाड़ी के देश में या वेस्ट एशिया में इजराइल के साथ जो अरब कंट्रीज हैं या मुस्लिम कंट्रीज हैं, ये उनके साथ किसी तरीके का कोई रिश्ता रखने की कोशिश नहीं करते या नहीं रखते थे। लेकिन अब्राहमिक अकॉर्ड के तहत ये कोशिश की गई है, और कुछ देश इजराइल के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर रहे हैं। उसी अब्राहम अकॉर्ड का जिक्र एम्बेसडर सिंह साहब यहाँ हमारे सामने कर रहे हैं। अब मेरा सवाल इस बात को लेकर ये है कि गाजा जो ये हमास है, इनके बारे में ये कहा जाता है कि दरअसल इनके पास इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी नहीं है। क्या ईरान इनके खुल के मदद कर रहा है? और अगर ईरान इनके मदद कर रहा है तो ईरान इनकी मदद क्यों कर रहा है? क्या ईरान इस बात को लेकर परेशानी में है कि जिस तरीके से इजराइल के साथ कुछ अरब के देश दोस्ती का संबंध बढ़ा रहे हैं, उससे पूरा वेस्ट एशिया की जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो जाएगी, या ईरान की जो पॉलिटिक्स वो कमजोर पड़ जाएगी? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ईरान का जब सद्दाम हुसैन को निकाल दिया अमेरिका ने, तो वहां पे मेजॉरिटी जो है वो शिया की है इराक के अंदर। सीरिया उसके साथ जुड़ता है, उसमें शिया सरकार है, और आगे लुबनान आ जाता है, उसमें हिजबुल्लाह भी शिया हैं जो बड़े ताकतवर हैं, या क्रिश्चियन हैं या मुसलमानों में शिया ताकतवर हैं। तो ये इसको कहते हैं शिया क्रेसेंट। ये शियाज का लिंक हो गया सद्दाम हुसैन को निकालने से, ईरान से लेके इनका असर मेडिटेरेनियन तक चला गया। तो इसलिए इजराइल को डर कहां से है? हिजबुल्लाह से ज्यादा डर है, क्योंकि हिजबुल्लाह ज्यादा ताकतवर है, उनको सीधी सपोर्ट ईरान की है, उनको हथियार आते हैं। आपको पता होगा उनके ईरान के जनरल सुलेमानी को जब इन्होंने मारा है अमेरिका ने ड्रोन अटैक में, तो सुलेमानी इसी पूरे एरिया में यहाँ के ग्रोहों को इकट्ठा करके इनको ताकतवर कर रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे। दमेस्कस वगैरह में भी कई बार अटैक किया है इजराइल ने, जहां पे ईरान के ट्रेनर्स हैं, जर्नैल हैं, सीनियर ऑफिसर हैं। तो हिजबुल्लाह ज्यादा ट्रेंड है। हमास को चीजें देना मुश्किल है, क्योंकि वो समुंदर पे भी कंट्रोल पाता है इजराइल, और दूसरे 3 तरफ जमीन पे उन्होंने फेंस बनाई हुई है, तो उसमें स्मगल करना अंदर हथियारों का ज्यादा मुश्किल है। हिजबुल्लाह के लिए आसान है क्योंकि साथ में सीरिया लगता है। तभी अमेरिका ने जो इनका 5th फ्लीट और एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के पास ईस्ट मेडिटेरेनियन में जो लेके आए हैं अपने जहाज, वो हिजबुल्लाह को डराने के लिए हैं कि आप उत्तर इजराइल पे कोई ऐसी हरकत मत करें। अगर आपने की तो अमेरिका भी फिर इसमें दखल अंदाजी करेगा, उन पे अटैक करेगा। इजराइल ने भी दमेस्कस, सीरिया को बोल दिया, अगर हिजबुल्लाह ने कुछ शरारत की तो हम दमेस्कस पे भी एरियल अटैक कर सकते हैं। उससे बात बढ़ सकती है, अगर वहां तक गई फिर ईरान इसमें हो सकता है
ज्यादा सीधे तरीके से आए, लेकिन अभी तक उन्होंने, उनके सुप्रीम लीडर ने कह दिया कि हमारा इससे कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका ने भी कह दिया कि उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है कि ईरान का सीधा हाथ कोई नहीं है इस ऑपरेशन में, और ना ही हमास ने इनको बताया है, ना ही बताएंगे। हमास भी नहीं चाहते कि उनका जो ऑपरेशन है वो अपने कुछ कमांडर्स के अलावा किसी से डिस्कस करें। हाँ, हथियार वगैरह जैसे ये ड्रोन लिए हैं जिसने अटैक किया, ये इंटेलिजेंस फेलियर है इसराइल का। ये सोच नहीं पाए कि इन्होंने जो फेंस बनाई है वो टूट सकती है, न्यूट्रलाइज हो सकती है, इसका इनको अंदाजा नहीं था। बट अम्बेसडर अमिता केसी सिंह साहब, ये अब यहां से पूरा जो वेस्ट एशिया है वो कैसे प्रभावित होने वाला है? क्या जो इजराइल के साथ जो कुछ अरब के देश जो रिश्ते बेहतर कर रहे थे, क्या वो वापस लौट जाएंगे? क्या जो अरब कंट्रीज में लोगों के अंदर जो गुस्सा भड़केगा, जिस तरीके से गाजा में लगातार सिविलियंस को टारगेट किया जा रहा है, उसकी वजह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ेंगी दुनिया के नक्शे पर, और खासतौर पर अमेरिका और इजराइल को टारगेट करते हुए? हाउ विल इट फॉल आउट? देखो, एक तो हफ्ते तो खुली छुट्टी इजराइल को दे दी है अमेरिका ने, कि आपने जो करना करो। तो इनके अगर 1200 मरे हो, 5-7-10 हजार आदमी उनके मारे उन्होंने उड़ा देनी, उनकी बिल्डिंग उड़ा देनी है। लेकिन एकदम हमास को खत्म करना मुश्किल होगा। हमास भी ये लगता है, इसकी इंतजार में है कि इनकी फौज अंदर आए, अंदर दूर से अटैक ना करे। जब फौज अंदर आएगी, वो बड़े संगनी बिल्डिंग्स हैं, छोटी छोटी गलियां हैं, और ये कहा जाता है कि हमास ने एक अंडरग्राउंड टनल सिस्टम, सुरंगें बनाई हुई हैं, क्योंकि उनका ऊपर से इतना ज्यादा ड्रोन्स और सैटेलाइट उनको देखते रहते हैं कौन कहां पे है। उन्होंने जमीन के नीचे, सिविलियन एरियाज के नीचे सुरंगों में अपना प्रवेश करके वहां पे उन्होंने हथियार वगैरह रखे हैं। और कहा यह भी जाता है कि शायद जो पकड़ के लोगों को लेके गए हैं, किडनैप करके, उनको भी वहां रखा हो। तो उनमें घुस के लड़ाई करना, देखो, एक ताकतवर शक्ति होती है जिसके पास टैंक हैं, तोपें हैं, हवाई जहाज हैं। लेकिन जब आप शहर में घुस के लड़ाई करते हो तो वो उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर आपको हैंड टू हैंड करना पड़ेगा, हाथों से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसमें फिर बराबर जमीन पे आ गए दोनों। फिर उसमें हमास और इजराइल के बीच में फर्क नहीं रहता, और उनका एरिया है, उनको गलियां पता है, उनको बिल्डिंग्स पता है, सुरंगें पता है। तो ये चीज हफ्ते 10 दिन में तो हमास खत्म नहीं होने वाली। तो लगता है ये 1-2 हफ्ते में कुछ प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं, मिस्र में हो और जगह। देखो, इमरात वगैरह तो अभी वापस नहीं जाएगा, वहां पे लोकल पॉपुलेशन छोटी है, उसमें कोई इतना प्रदर्शन होने का संकेत नहीं है। लेकिन सऊदी अरेबिया तो पीछे हट गया, उनके तो 4 करोड़ आदमी है, वो रिस्क नहीं ले सकते कि वहां पे अगर कोई ऐसी बगावत शुरू हो जाए। ये प्रॉब्लम आएगी जॉर्डन को, आएगी मिस्र को, आएगी इनमें अल्जीरिया को, टूनिसिया को, मोरक्को को। इन देशों में इसकी प्रॉब्लम आएगी। जहां प्रदर्शन अगर शुरू हो गए तो वहां जो अमेरिका के साथ दोस्ती वाली सरकारें हैं उन पे प्रेशर पड़ेगा इसका। तो इसलिए 1-2 हफ्ते में जो इजराइल कर सकता है करे, उसके बाद जो मार मरिया, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एक लिमिट क्रॉस कर जाएगा, फिर उसकी फोटो जो हैं वो सोशल मीडिया पे ज्यादा आएंगी। जो अत्याचार हमास ने किए हैं वो पीछे रह जाएंगे। अभी इजराइल को सोचना पड़ेगा। कल उन्होंने मिली जुली एक कोलिशन गवर्नमेंट गठबंधन की बना ली है, जिसमें 2 आर्मी चीफ जो अपोजिशन में थे उनको ले लिया है। लेकिन अपोजिशन के जो लीडर हैं, जो पुराने प्रधानमंत्री हैं, वो नहीं आए सरकार में। उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं आऊंगा जब तक ये जो राइट विंग के आपके मिनिस्टर हैं इनको आप नहीं निकालते कैबिनेट से, तो मैं इसमें प्रवेश नहीं करूंगा। तो आधा 50% अंदर आ गई है अपोजिशन। एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई है जो सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए है, और वो अब कहां तक जाएगी ये देखना है। अम्बेसडर सिंह साहब, आप यहां से जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका भविष्य क्या देखते हैं? क्या वो सरवाइव करेंगे? क्योंकि मैंने कुछ इजराइल के अखबारों को स्कैन किया, वहां जिस तरीके की ओपिनियन आर्टिकल्स आ रहे हैं, जिस तरीके के एडिटोरियल्स आ रहे हैं, वो बल्कि नेतन्याहू को क्रुक कह रहे हैं, लायर कह रहे हैं, धोखेबाज कह रहे हैं, पावर हंग्री कह रहे हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस क्राइसिस को बेंजामिन नेतन्याहू सरवाइव कर पाएंगे, या कुछ दिनों के बाद उनको हटा दिया जाएगा? देखो, जब तक ये जो लड़ाई अब लड़ी जा रही है ये कहीं किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती, तब तक तो इनको नहीं हटाया जाएगा। मेरे को लगता है एक इलेक्शन दोबारा होगी इजराइल में,
क्योंकि इसी के बीच में इसको निकालना मुश्किल है। इसको निकाल भी आप दोगे तो विपक्ष के पास नंबर नहीं है, गिनती नहीं है कि वो अपनी सरकार बना सके। ना वो इन लोगों के साथ बनाना चाहते हैं जो इतने राइट विंग हैं, जिन करके ये मुसीबत सारी खड़ी हुई है। तो इसलिए ना वो जुडिशरी को ज्यादा चेंज कर पाएगा। तो ये अब इस समय तो ये लड़ाई चलेगी, ये लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है वो आएगा। अब कितना नुकसान ये हमास का कर पाते हैं, इनको वापस आना पड़ता है, वो भी नेतन्याहू के खिलाफ जाएगा। अगर बड़ी लीडरशिप हमास की ये खत्म नहीं कर पाए, वो नेतन्याहू के खिलाफ जाएगा। अगर बिल्कुल ही इन्होंने मार मरैया वहां पे कर दिया, वो इजराइल के खिलाफ जाएगा। कहेंगे कि आप जो बिना दोष के सिविलियन है उसको क्यों मार रहे हैं आप? हाँ, वो भी हमास के काबू में है, वो कौन सी उन्होंने हम इन लीडरों के साथ मिले हुए हैं, हमें क्या पता कौन किसके साथ है। तो इसलिए अभी तो नेतन्याहू रहेंगे। लेकिन अगर हम 1973 के बाद देखें, 50 साल पहले, वो भी यौम किपुर वार जिसको कहती हैं, इन दिनों में ही हुई थी। तो गोल्डा मेयर जो वहां की प्रधानमंत्री थी, उनको छोड़ना पड़ा 73 के बाद। हालांकि इजराइल ने शुरू में मिस्र की फौज अंदर आ गई, लेकिन इन्होंने बाद में उनको घेर लिया था। तो वो हारी नहीं थी इजराइल की फौज, लेकिन क्योंकि मिस्र ने दिखा दिया था कि हम बारलेफ लाइन क्रॉस कर सकते हैं, तो गोल्डा मेयर नहीं रही। तो इसलिए नेतन्याहू, मेरा नहीं ख्याल, मीडियम टर्म में रहेंगे, शॉर्ट टर्म में रहेंगे, जब तक ये नतीजा इसका ये कहीं कहाँ कैसे खत्म होगा या कहाँ जाके सीज फायर होगा या इसका क्या नतीजा निकलेगा। उसके बाद एक और इलेक्शन होगी, वो इलेक्शन के बाद फिर पता लगे। लेकिन नेतन्याहू, मेरा नहीं ख्याल उसमें आ पाएंगे। बट मेरा आखिरी सवाल आपसे है, भारत जिस तरीके से इजराइल के साथ आज खड़ा हुआ है, क्या भारत की विदेश नीति लॉन्ग टर्म में प्रभावित होगी, और क्या ये भारत के हित में होगा? क्योंकि भारत एक जमाने में नॉन अलाइंड कंट्रीज का लीडर हुआ करता था, पैलेस्तीन के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। यासिर अराफात, इंदिरा गांधी की वो तस्वीर, एक आइकॉनिक तस्वीर हम सब लोगों ने देखी है। तो भारत के विदेश नीति में ये जो बदलाव दिखाई पड़ रहा है और जिस तरीके से अब सीधे हम इजराइल के साथ खड़े हो रहे हैं, इसका भारत की विदेश नीति में लॉन्ग टर्म में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? देखो, अगर ये बीजेपी की सरकार चलती रहती है, मोदी जी चलते रहते हैं, फिर तो कोई इसमें अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर अगली इलेक्शन के बाद और सरकार आती है, तो कांग्रेस ने तो इसका हिंट दे ही दिया जब उन्होंने अपने स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ फलस्तीनियों की बात की है, उन्होंने आतंकवाद की बात नहीं की। तो वो तो उसमें तब्दीली लाएंगे कि इसको रीबैलेंस करें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी रीबैलेंस होगी। क्योंकि देखिए, G20 में जो हम इतनी बड़ी मीटिंग में, एक चीज जो निकल के आई थी बड़ी, वो थी कि हिंदुस्तान को यूरोप के साथ मैरीटाइम और लैंड रूट से जोड़ा जाएगा, जो लिंक यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच से इजराइल में जाएगा। अब वो तो खत्म हो गया, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने कह दिया हम तो कोई बातचीत नहीं करेंगे इजराइल के साथ। तो एक दिशा में जहां हिंदुस्तान जा रहा था कि हम अमीर देश दो जो हैं खाड़ी के, उनके साथ मिलके एक नई कनेक्टिविटी जनरेट करें। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि एक साइड तो पैसिफिक में हिंदुस्तान मिलके चले जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ, इधर हिंदुस्तान यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ मिलके इजराइल के साथ एक नई, जो जिसको इंग्लिश में आर्किटेक्चर कहते हैं, एक नया नक्शा जो अमेरिका बनाना चाहता था, वो नक्शा तो हमास के इस ये करने से वो नक्शा तो अब के लिए तो वो पोस्टपोन हो गया। लेकिन कब इसको दोबारा इसके जो टूटे हुए हिस्से हैं वो दोबारा जोड़ने पड़ेंगे। लेकिन ये अब 6-8 महीने 2 साल में तो लगता है कुछ नहीं होगा। जी, मेजर सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी कायदे से एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।